अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ वेक्टर्स। और हमारे पास आज टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और हम किस तरह से स्केलर प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल जो लास्ट वीडियो में आपको स्केलर प्रोडक्ट सिखाया था कि जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं या जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं और एज अ रिज़ल्ट उनके प्रोडक्ट के रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो वो जो प्रोडक्ट है उन दोनों वेक्टर्स का उसका नेम क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप उसको लाजमी देख लें ताकि इस वीडियो में आपको सारी जो भी यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट्स दूंगी वो क्लियर हो जाएं। तो आपने ये पिछले वीडियो में देख लिया है कि किस तरह से a डॉट बी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b एंड मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं स्केलर प्रोडक्ट की। लेकिन उससे पहले आपको ये तीन बातें याद करनी पड़ेंगी कि स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब स्केलर प्रोडक्ट में आपने देखा है कि दो वेक्टर्स का जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले तो उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और फिर वो उनको जो है मल्टीप्लाई करवा देते हैं कॉस के एंगल से। ठीक है, जो उनके दरमियान एंगल बन रहा होता है कॉस के एंगल से, कॉस के साथ हम लेकर मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पर क्या होती है, इसी तरह कॉस 90 डिग्री पर कॉस की वैल्यू क्या होगी और कॉस 180 पर वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ हमें जब पता चल जाएंगी तो हम ये बता सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम है, मिनिमम है या नेगेटिव है। अब आप क्या करें, सबसे पहले कैलकुलेटर में चेक कर लें। कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 आएगा और कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0 और कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू -1। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बस ये तीन एंगल्स पर कॉस की वैल्यू याद रखनी है कि कॉस 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है, कॉस 90 डिग्री 0 के इक्वल होता है और कॉस 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है। अब ये किस तरह से हम इनको आगे यूज़ करेंगे मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में सिखाती हूँ। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 1, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एंड इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स ओनली। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम भी हो सकता है। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ तब मैक्सिमम होगा जब वो जो दो वेक्टर्स जिनका आपने प्रोडक्ट लिया है वो आपस में क्या हो, पैरेलल हो। आपस में पैरेलल हो यानी वो आपस में कोई एंगल ना बना रहे हो, उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री हो। कैसे, आप देख लें, ये जो दो वेक्टर्स थे a और b वो मैंने यहाँ पर बना लिए। ठीक है, इधर एरो से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके पास वेक्टर a है और ये आपके पास क्या है, वेक्टर b। आप चेक करें, वेक्टर a और वेक्टर b किसी पॉइंट पर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, फिर पैरेलल हैं। तो हमने दो पैरेलल वेक्टर्स ले लिए, अगर हम इनका प्रोडक्ट लें तो आपको पता है इन दोनों के दरमियान कोई एंगल नहीं बन रहा। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि इनके दरमियान कोई एंगल नहीं है, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है। वही चीज़ हम यहाँ पर अब डॉट प्रोडक्ट में देख लेते हैं कि a डॉट बी इक्वल है ए बी कॉस थीटा के। तो यहाँ पर a डॉट बी इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। कॉस थीटा था तो हमने देखा है थीटा यहाँ पर क्या बन रहा है, 0 डिग्री। तो मैं यहाँ थीटा की जगह क्या पुट कर दूंगी, 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री पे हमने क्या वैल्यू याद की थी, कॉस 0 डिग्री इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर कॉस 0 डिग्री के इक्वल हम क्या किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो उसकी जगह हमने लिख दिया 1। और ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एज अ रिजल्ट ए बी ही आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है कि जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें और वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों यानी उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री हो तो एज अ रिज़ल्ट उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा। और वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी कि वेक्टर a है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, a, और वेक्टर b है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, b। तो इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो वो ही हमारे पास क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा। यही चीज़ ये लिखी हुई है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि दो पैरेलल वेक्टर होंगे, उनका अगर हम स्केलर प्रोडक्ट लें तो वैल्यू कैसी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू। वो हमने देख भी लिया। और आगे क्या लिखा हुआ है, वो मैक्सिमम वैल्यू किसकी इक्वल होगी,
प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड्स ओनली, इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 सिंपल ये है कि दो पैरेलल वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम आता है और किसके इक्वल होता है, उन्हीं दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब हम देख लेते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। यहाँ से हमने याद की हुई है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है हमारे पास मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। तो अब हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, मिनिमम वाली ही है। और मिनिमम में आपको पता है एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल लिखें या परपेंडिकुलर लिखें एक ही बात है, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, वही दो वेक्टर्स ले लेते हैं, ये वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी है। ए और बी वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये लिखा हुआ है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे यानी उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा तो उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 आएगा, यानी मिनिमम, ठीक है। मिनिमम वाला केस क्या है कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। चेक कर लेते हैं कैसे 0 आएगा। ये दो वेक्टर्स हमने बना लिए, ठीक है, 90 के एंगल बना रहे थे। आपको पता है ए डॉट बी यानी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया, स्केलर प्रोडक्ट इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो हमने यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिख देना है, 90 डिग्री। 90 पुट किया, कॉस 90 की वैल्यू हमने क्या याद की हुई है, कॉस 90 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो कॉस 90 आपने इक्वल्स टू क्या लिख देना है, 0। अब इन दो ए और बी के मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड है उनको 0 से मल्टीप्लाई कराएं तो कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आएगा, 0। तो आपके पास ओवरऑल इनका प्रोडक्ट देख लें क्या आ गया, 0। यानी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो हमारे पास उनका स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम आएगा और कितना, वो 0 होगा, ठीक है। ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है। अब आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। उसके लिए हमने ऊपर जो थर्ड पॉइंट था वो क्या था कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो यही हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज नेगेटिव। अब एंटी पैरेलल क्या होता है, यानी कि एक वेक्टर की डायरेक्शन, देखें ये आपके पास ए वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन आपके पास क्या है, राइट हैंड की तरफ है, ठीक है। और जो दूसरा वेक्टर है वो इसकी डायरेक्शन जो मैग्नीट्यूड में सेम होगा, जितना ए का मैग्नीट्यूड है उतना ही बी का भी मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन आप चेक करें ऑपोजिट होगी। ए वेक्टर की डायरेक्शन आपके राइट हैंड की तरफ है जबकि बी वेक्टर की डायरेक्शन आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है। तो हम कहेंगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जब दो वेक्टर्स होंगे और हम उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एज अ रिजल्ट उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट आया था ना आपके पास ए बी, उसी के बराबर होगा लेकिन साथ में नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। देख लेते हैं कैसे। अब आपके पास मैंने ये दो वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। आप देख लें इनकी डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट है और इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ए डॉट बी इक्वल है ए बी कॉस थीटा। अब थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या है, -1। तो हम यहाँ पर कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1। तो हमारे पास क्या ओवरऑल आंसर आ जाएगा, -AB। तो आप देख लें कि A डॉट बी इक्वल आ गया -AB के। इससे पहले जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसमें A डॉट बी AB के इक्वल था, यानी A और B के मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल था। यहाँ पर भी ऐसा ही है, A और B वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल है लेकिन साथ में नेगेटिव साइन आया बिकॉज डायरेक्शन आप देख लें, डायरेक्शन क्या है इनकी, ऑपोजिट है। तो यहाँ पर ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी हो गई स्केलर प्रोडक्ट की। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो हमारे पास यूनिट वेक्टर से रिलेटेड है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर्स को डिटेल में अगर आपने समझना है तो इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में आप चेक करें, फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने आपको स्केलर और वेक्टर के बारे में बताया था और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर को एक्सप्लेन किया था। तो आप वहाँ से इसको डिटेल में भी सुन सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ प्रॉपर्टी में यूनिट वेक्टर से रिलेटेड जो भी पॉइंट है मैं यहाँ पर दोबारा से बता देती हूँ कि आपके पास यूनिट वेक्टर्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बता रहे होते हैं, डायरेक्शन। यानी कि यूनिट वेक्टर आपके पास, आपको पता है 3 एक्सिस होते हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और
जेड एक्सिस, ठीक है। और हमारे पास जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है वो आई है। मैंने उस वीडियो में आपको 3 यूनिट वेक्टर्स डिस्कस करवाए थे जिसमें आई, जे और के था। आई यूनिट वेक्टर आपके पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, जे यूनिट वेक्टर आपके पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है और के यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है। एक तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी चीज़, आप यहाँ पर चेक करें कि ये तीनों एक्सिस आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एक्स एक्सिस वाई से और वाई एक्सिस जेड से, इसी तरह एक्स एक्सिस जेड से, ये तीनों आपस में क्या हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सिमिलरली जो आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं ये भी एक्स एक्सिस के अगर अलॉन्ग है, आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो आप चेक करें जे यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो आई और जे के दरमियान भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो तीनों यूनिट वेक्टर्स के दरमियान अगर अलग अलग देखें तो एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। एक ये बात आपने याद रखनी है। और एक चीज़ जो याद रखनी है आपने कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा इक्वल होता है 1 के। आपने इसको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, 1 के, क्योंकि आप नाम से भी याद कर सकते हैं यूनिट, यूनिट का मतलब क्या है, 1। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। यानी मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ कि अगर ये आई यूनिट वेक्टर है तो ये मोड का साइन यानी मैग्नीट्यूड के लिए हमने लगाया, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 1 के। इसी तरह जे का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, 1 के का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, 1 के, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपके पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ इज 1। क्या कह रहे हैं कि अगर हम यूनिट वेक्टर, कोई भी एक यूनिट वेक्टर ले लें, आई ले लें, जे ले लें, कोई भी एक ले लें, ठीक है। यूनिट वेक्टर आपके पास क्या है, आई है, जे है और के है। अब आई यूनिट वेक्टर को अगर आप आई यूनिट वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ, यानी दूसरे यूनिट वेक्टर से नहीं। आई अगर यूनिट वेक्टर आप ले रहे हैं उसको आई यूनिट वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कराएं। अगर आप जे यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो उसको जे यूनिट वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कराएं। तो एज अ रिजल्ट जो आपके पास इनका प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा 1 के। अब ऐसा क्यों होगा इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्ज करें आप आई यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है आई यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन मतलब आई यूनिट वेक्टर अलॉन्ग कौन से एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया और उसके अलॉन्ग यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर बना दिया। अब इसका प्रोडक्ट लेना है अगेन आई यूनिट वेक्टर से, तो वो भी उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, वो भी तो एक्स के अलॉन्ग ही होगा। इसका मतलब एक आई यूनिट वेक्टर ये है और दूसरा आई यूनिट वेक्टर ये है। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लें, आप देखिए डायरेक्शन और दूसरा ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, यानी कोई एंगल नहीं बना रहे हैं, तो आप कहेंगे कि इनके दरमियान एंगल तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स जो हैं वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इनके दरमियान कोई भी एंगल नहीं बनेगा। एंगल इनके दरमियान क्या होगा, 0 डिग्री। और अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है इससे पहले, जो प्रॉपर्टी नंबर 1 आपने पढ़ी है कि जब दो वेक्टर्स के दरमियान 0 डिग्री होगा एंगल, तो cos 0 पे जो है मैक्सिमम वैल्यू आती है हमारे पास। तो हम यहाँ पर इसको कर भी लेते हैं कि अगर दो यूनिट वेक्टर्स आपने आई को आई से ही उसका स्केलर प्रोडक्ट लिया, तो एज अ रिजल्ट आपको पता है स्कोपिंग किस तरह से करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो आई का मैग्नीट्यूड और उसको आई के मैग्नीट्यूड से अगेन मल्टीप्लाई किया और उनके दरमियान cos का एंगल ले लिया, ठीक है। और अब चूंकि आई यूनिट वेक्टर से तो कोई एंगल नहीं बना रहा, तो एंगल हमने क्या ले लिया, 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के। तो मैंने cos 0 डिग्री की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर आप 1 लिख दें, ठीक है। cos 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के। आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, तो सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया है कि मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का क्या होता है, 1। तो मैंने यहाँ पर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 लिख दिया, दूसरे आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 लिख दिया, और cos 0 डिग्री भी क्या आ गया, 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं और फिर 1 से मल्टीप्लाई कराएं, आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब दो सेम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराओ तो आंसर क्या आता है, 1। सिमिलरली इस बार तो मैंने आई लिया है, आप जे लेकर देख लें, के लेकर देख लें, आपके पास आंसर 1 ही आएगा। जैसे जे यूनिट वेक्टर को जे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएं तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर और cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो अब आपको पता है जे यूनिट वेक्टर अगर जे से ही मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी, और दोनों अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो इनके दरमियान कोई एंगल नहीं बनेगा, तो एंगल 0 डिग्री होगा। तो cos 0 डिग्री लिख दिया और दोनों का मैग्नीट्यूड ले लिया। आपको पता है जे जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, और cos 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1।
तो इसी तरह आपके पास जब आप सेम यूनिट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर 1 आएगा। के के लिए भी यही होगा, के का मैग्नीट्यूड उसको दोबारा के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कराएं। अब के यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों जेड एक्सिस के अलॉन्ग हैं, तो इनके दरमियान कोई एंगल नहीं बनेगा, एंगल 0 डिग्री होगा। आप cos 0 डिग्री पुट करें और दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। cos 0 डिग्री भी 1 है, इनका मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब सेम यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या आता है 1। मैंने यहाँ लिख दिया कि i डॉट आई उसका आंसर भी क्या आएगा 1, j डॉट जे का आंसर क्या आएगा 1, k डॉट के का आंसर क्या आएगा 1। तो ये तीनों आपस में भी क्या है इक्वल हैं, तो i डॉट आई इक्वल है j डॉट जे के और ये इक्वल है k डॉट के और ये सब किसके इक्वल हैं 1 के। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है 1। अच्छा, ये तो था सेम यूनिट वेक्टर। तब क्या होगा जब हम एक i यूनिट वेक्टर ले लें और एक j यूनिट वेक्टर ले लें, अब इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लें, तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि इससे फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि सेम यूनिट वेक्टर लेने हैं। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स लेंगे, यानी कि i का j से ले लें, j का k से ले लें, k का i से ले लें, इस तरह से हम अब लेंगे। तो इसको हम प्रॉपर्टी को लिखेंगे किस तरह, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। जब यूनिट वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि ये आपके पास देख लें, क्योंकि एक्सिस आपस में क्या है परपेंडिकुलर हैं और यूनिट वेक्टर किसके अलॉन्ग है एक्सिस के अलॉन्ग ही है ना, तो यूनिट वेक्टर भी आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। तो तीनों यूनिट वेक्टर्स के का आपस में जो एंगल बन रहा है वो क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि तीनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर हैं। तो अगर हम इन दोनों अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का लेंगे तो उनके दरमियान एंगल क्या बन रहा होगा 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है 0, तो उनका जो है स्केलर प्रोडक्ट क्या आता है 0 आता है। लेकिन हम यहाँ देख भी लेते हैं, आप यहाँ देख लें i का प्रोडक्ट ले लें j से, फिर j का डॉट प्रोडक्ट ले लें k से, दोनों बराबर होंगे, और k का डॉट प्रोडक्ट ले लें i से, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे और इक्वल्स टू क्या होंगे 0। अब ये कैसे होंगे इसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन आप पहले ये देख लें ये लिखना कैसे। आप इस तरीके से i लिख लें, j लिख लें और k लिख लें और इस तरह एरो बनाना स्टार्ट कर दें i से j तक। देखें i से j तक वही मैंने लिखा i डॉट j, फिर j से एरो कहाँ जा रहा है k तक, आपने पूरा एक सर्कल बनाना है। ठीक है, i से j तक वो लिख दिया, j से k तक तो j का डॉट k से, अब k से वापस i तक तो k का डॉट लेना है i से, तो k का डॉट लेना है i से। ये आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये इक्वल आएगा 0 के। अब ये कैसे इक्वल आएगा, मैं पहले i और j ले लेती हूँ। आपको पता है i यूनिट वेक्टर कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है x एक्सिस के अलॉन्ग, और j यूनिट वेक्टर कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है y एक्सिस के अलॉन्ग, यानी ये i यूनिट वेक्टर है और y एक्सिस के अलॉन्ग आपके पास क्या है j यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये i यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब देखें एक्सिस के अलॉन्ग एंगल क्या होता है एक्सिस का आपस में 90 डिग्री, तो इन यूनिट वेक्टर्स का भी आपस में एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो एंगल आप याद रखेंगे यहाँ पर कितना बन रहा है 90 डिग्री, और बाकी हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। पहले i का डॉट प्रोडक्ट लें j से, तो आपको पता है दोनों वेक्टर्स का क्या आता है मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान cos का एंगल जो बन रहा होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो वो एंगल थीटा की जगह क्या लिख देंगे अब हम 90 डिग्री, क्योंकि i और j आपस में क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं। और cos 90 की वैल्यू हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 में पढ़ी थी, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो cos 90 की जगह 0 लिख लिया। आपको पता है i और j यूनिट वेक्टर्स हैं और यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर जो है पुट कर दिया क्या 1, और cos 90 की जगह 0, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है 0। तो आपके पास i डॉट j का आंसर क्या आ गया 0। इसी तरह अब आप j डॉट k ले लें, आपको पता है j यूनिट वेक्टर y एक्सिस के अलॉन्ग है और k यूनिट वेक्टर आपके पास z एक्सिस के अलॉन्ग है। अच्छा, इनके दरमियान भी आपको पता है एक्सिस के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, तो हम एंगल 90 डिग्री ही लेंगे, और उसी तरह यूनिट वेक्टर्स का जो आपके पास मैग्नीट्यूड होता है वो 1 के इक्वल होता है, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराएं और आंसर क्या आ जाएगा इसका भी 0। इसी तरह आप k यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट आप i से लें, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर हैं, तो एंगल 90 हो जाएगा। और आपको पता है मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का किसके इक्वल होता है 1 के, तो cos 90 की जगह आपने 0 पुट किया और मल्टीप्लाई कराने पे आपके पास आंसर आ गया 0। तो आप देख लें तीनों का आंसर क्या आ रहा है 0। तो बस आपने सिर्फ ये प्रॉपर्टी याद करनी है कि जब आप डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे जो आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो एज अ रिजल्ट आपके पास आंसर क्या आता है 0।
लेकिन जब आप सेम यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं जो है आपस में क्या होते हैं 0 डिग्री यानी कोई एंगल नहीं बना रहे होते, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल्स टू आता है 1। ये सारा आपने याद नहीं करना, ये जो मैंने आपको करवाया ये आप एक तरह से ये समझ लें कि आपको जस्ट कॉन्सेप्चुअल बता रही थी मैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। याद आपने सिर्फ ये प्रॉपर्टी करनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है और ये मतलब कि किस तरह से ये आई है, और उसके बाद आपने यहाँ पे 5th प्रॉपर्टी याद करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये उसका आगे मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि किस तरह से होगी, ठीक है। तो 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि डॉट प्रोडक्ट या जो स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का वो कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब आप a को b से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर इक्वल आता है, चाहे आप a और b को मतलब a पहले लिखें और b बाद में लिखें, जो आंसर आएगा वो बराबर होगा b पहले लिखें और a बाद में, मल्टीप्लाई करवाएं इनको इसके। ये जो आपके पास मैंने जो है स्टार में लिख दिया है, ये आपके पास मेन लॉ है कम्यूटेटिव लॉ, जो कि स्केलर प्रोडक्ट ओबे करता है। आपने याद सिर्फ यहाँ तक करना है। अगर तो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं तो आपने यहाँ से यहाँ तक लिख देना है कि ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रूव नहीं लिखना। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि किस तरह से स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, ठीक है, या प्रूव करें a डॉट बी इक्वल है b डॉट a के, तो तब आपने ये काम करना है, ठीक है। ये मैं आपको करवा देती हूँ। अगर आपने इसको नहीं भी देखना तो आप इसको स्किप करके नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लें, लास्ट प्रॉपर्टी होगी अगली। लेकिन अगर आप ये देख लें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए ये, ठीक है। तो आपके पास जो है मेन जो लॉ क्या था कि स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है, और ये मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख दी है कि आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी पोजीशन चेंज करके उन्हें मल्टीप्लाई कराएं, स्केलर प्रोडक्ट उनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसको प्रूव भी कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं, यानी a डॉट बी। मैंने यहाँ पर a डॉट बी लिख दिया। अब ये किसके इक्वल है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, a डॉट बी को जिस तरह से मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि a डॉट बी हमारे पास a का मैग्नीट्यूड फिर b का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये चीज़ हम कर चुके हैं। लेकिन अब हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं कि हमने ये लॉ प्रूव करना है। तो उसके लिए मैंने a और b वेक्टर ड्रॉ कर लिए हैं। ये आपके पास वेक्टर a है और ये आपके पास क्या है, वेक्टर b है। अब आप देखें a और b वेक्टर के दरमियान कोई एंगल बन रहा है जिसको मैंने थीटा कह दिया है। आप देखें a वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, जबकि b वेक्टर की डायरेक्शन a वेक्टर की डायरेक्शन जैसी नहीं है, यानी उससे चेंज है। b और a की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इनके दरमियान क्या बन रहा है, एंगल। अच्छा अब आप जब इसका डॉट हटाते हैं तो अब क्या करते हैं, आप पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख देंगे, a का क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड, यानी इस वेक्टर का आपने क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड। दूसरा वेक्टर आप देखें उसकी डायरेक्शन तो a के अलॉन्ग नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे वेक्टर के बिल्कुल हेड से परपेंडिकुलर गिराते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन गिराते हैं, किस पर, पहले वेक्टर पर। दूसरे वेक्टर के हेड से पहले वेक्टर पर हम क्या गिरा रहे हैं, प्रोजेक्शन। कैसे गिराएगा, कोई टॉर्च रखी, ठीक है, यहाँ से इस पे ऐसे रोशनी आई और इसका जो साया है वो हमें a के अलॉन्ग मिला, ये। और आप देखें अगर आपने वो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ा है तो आप इसको अगर कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं तो आपके पास एक बी वाई आएगा थीटा के सामने और एक आपके पास आएगा बी एक्स, ठीक है। तो बी एक्स बी कॉस थीटा के इक्वल होता है और बी वाई जो है बी साइन थीटा के इक्वल होता है। एक तरह से कंपोनेंट्स में आपने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब ये क्यों किया, क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट, मतलब एक दूसरे से अलग थी। तो हम b का वो कंपोनेंट लेंगे, दो कंपोनेंट्स है ना b के, b वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है जो a की डायरेक्शन में हो। अब आप मुझे बताएं, दो कंपोनेंट्स हैं, अब बी वाई इस तरफ है और बी एक्स ये है, यानी बी कॉस थीटा ये है, तो a की डायरेक्शन भी यही है और b कॉस थीटा की डायरेक्शन भी यही है। तो b का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो a की डायरेक्शन में है, तो उसका नाम हो जाएगा b कॉस थीटा। यानी मैं इसको ये कह सकती हूँ इस तरह से, b कॉस थीटा को यूं लिख सकती हूँ, प्रोजेक्ट, इसको पढ़ेंगे कैसे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन टू a, यानी वेक्टर b का प्रोजेक्शन किस पर गिरा, a पर, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, ठीक है, b कॉस थीटा को, क्योंकि हमने b का प्रोजेक्शन गिराया a पर।
ये क्यों गिराया था? क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या थी? सेम नहीं थी। तो हमें वो वेक्टर चाहिए था जो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में हो, तो वो फिर हमने बी का कंपोनेंट ले लेना है। ठीक है, पहले आपने इसको ओपन कैसे करना है कि पहला वेक्टर तो ऐसे ही ले लेना है, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। अब दूसरा वेक्टर तो इसकी डायरेक्शन में नहीं था, तो दूसरे का वो कंपोनेंट ले लिया जो उसकी पहले वाले की डायरेक्शन में था। तो वो कंपोनेंट क्या है? बी का प्रोजेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, और ये किसके इक्वल है? बी कॉस थीटा के इक्वल है। तो मैंने लिख दिया बी का प्रोजेक्शन ए पर जो गिराया है वो किसके इक्वल था? एक्चुअली बी कॉस थीटा के इक्वल था। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बी ए की जगह बी कॉस थीटा। अब आप देखें तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप ब्रैकेट हटा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए बी कॉस थीटा। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, समझ आ गई आपको इक्वेशन कैसे बनानी है? यानी जो भी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, उनमें से पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लेना है और दूसरे वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट लेना है जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हो। मैंने पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा था और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट लिया था जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में था। तो इस तरह आपके पास ये इक्वेशन 1 बन गई। अब हमने क्या करना है? राइट हैंड, इसकी इक्वेशन बन गई ना लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, देखते हैं ये इक्वेशन बनती है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? बी डॉट ए। बिल्कुल इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे ए डॉट बी को किया है, लेकिन इसमें आप चेक करें बी पहला वेक्टर हो जाएगा और ए आपके पास दूसरा वेक्टर। तो मैंने क्या लिख दिया? बी डॉट ए किसके इक्वल है? इसके लिए दोबारा से हम डायग्राम पे आ जाते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा? कैसे ओपन करते हैं इसको? कैसे किया था? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया था। तो यहाँ पहला वेक्टर क्या है? बी, मैंने उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। दूसरे वेक्टर का क्या करना है? दूसरे वेक्टर के हेड से आपने प्रोजेक्शन गिराना है उसका पहले वेक्टर की डायरेक्शन में। दूसरा वेक्टर क्या है? ए, हमारा ये है ए के हेड से प्रोजेक्शन गिराया पहले वेक्टर यानी बी की डायरेक्शन में। ठीक है, प्रोजेक्शन गिरा दिया। अब ए का साया यानी आपको यहाँ पर ए का एक कंपोनेंट मिला और ये ए का दूसरा कंपोनेंट। ये ए कॉस थीटा और ये आपके पास ए साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास थीटा जो बन रहा था ए और बी के दरमियान। अच्छा, ए के जब कंपोनेंट्स हमने बनाए तो ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा आ गया। अब ऐसा कौन सा कंपोनेंट है ए का जो बी वेक्टर की डायरेक्शन में है? आप देखें जरा, ए का जो पहला कंपोनेंट है ए साइन थीटा, वो उसकी डायरेक्शन तो ये है, जबकि बी वेक्टर की डायरेक्शन ये थी, तो ये तो नहीं है। लेकिन ए का जो दूसरा कंपोनेंट है ए कॉस थीटा, देखें बी की डायरेक्शन भी यही है और ए कॉस थीटा की डायरेक्शन भी यही है। तो इसका मतलब ए का वो कंपोनेंट ए कॉस थीटा है जो एग्जैक्ट वेक्टर बी की डायरेक्शन में है। तो हम ए का कंपोनेंट ले लेंगे जिसको हम ए बी लिखेंगे। ए बी यानी क्या है? ए बी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू बी, जबकि बी ए क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू ए, और ए बी क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू बी। तो हमने यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन गिराया और वो कंपोनेंट ले लिया जो बी की डायरेक्शन में था। तो वो क्या था? ए बी था। ठीक है, अब ए बी आपके पास किसके इक्वल था? ए कॉस थीटा के। तो ए बी की जगह क्या लिख दिया? ए कॉस थीटा, जबकि बी का मैग्नीट्यूड उसी तरह लिख रहे हैं साथ। अब इस तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इन ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। अब अरेंज कर लें, ए पहले लिख लें बी बाद में लिख लें, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास ए पहले लिख दिया बी बाद में, तो ए बी कॉस थीटा। तो बी डॉट ए किसके इक्वल आ गया? ए बी कॉस थीटा के। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो ये साइड तो बिल्कुल आपस में क्या है? बराबर है। ए बी कॉस थीटा इक्वल है ए बी कॉस थीटा के। इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ए डॉट बी भी इक्वल होगा बी डॉट ए के। तो हेंस ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट ए के। ये हमने प्रूव कर लिया और इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। और हमने इसको देख लिया कि किस तरह से स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जब हम लेते हैं तो वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। अब आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 6 है, जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर मुझे दो वेक्टर दे दिए जाएं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अच्छा, इस वक्त तो मैं जो है जनरल बात कर रही हूँ, यानी जो वही वेक्टर्स लिए हैं जो बुक में गिवन थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स वगैरह करवाऊंगी तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो वेक्टर्स ले लिए, एक ए है और एक बी है। और ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको पता है कितने एक्सेस होते हैं? एक्स, वाई और जेड। तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा? ए एक्स, ए वाई, ए जेड। ठीक है, और ये जो आई, जे और के है साथ में, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। आपको पता है एक्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई, और वाई के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है? के। तो आपके पास वेक्टर ए जो है वो किसके इक्वल है? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के।
इसी तरह बी वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखें तो वो क्या आ जाएगा, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग, एक बी का कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग और एक बी का कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग। तो वो उन तीनों का सम लिया और साथ में एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर आई, वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर जे और जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर के। तो ये दोनों वेक्टर्स हैं और हमने ये उनके कंपोनेंट्स ले लिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, ए वेक्टर का प्रोडक्ट लेना है बी वेक्टर से। तो हमने ले लिया ए डॉट बी, स्केलर प्रोडक्ट लेना है क्योंकि हम स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट लिया आपने, ए वेक्टर की जगह ए की वैल्यू लिख दी, डॉट एज इट इज लगा दिया और बी की जगह बी की वैल्यू लिख दी, ठीक है। आपको पता है एक्स कंपोनेंट एक्स से मल्टीप्लाई होगा, वाई कंपोनेंट वाई से मल्टीप्लाई होगा, जेड कंपोनेंट जेड से मल्टीप्लाई होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करनी है, ये फर्स्ट वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है उसको सेकंड वेक्टर के एक्स से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको पता है अगर हम इसके फर्स्ट कंपोनेंट को इसके इधर सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई को जब जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, एज रिजल्ट आपको पता है यूनिट वेक्टर चेंज हो यानी डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो, क्योंकि उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो ये तो फिर हमारा आंसर जीरो हो जाएगा। इसलिए आपने एक्स कंपोनेंट को एक्स से ही मल्टीप्लाई करना है, वाई को वाई से करना है और जेड को जेड से करना है, और यूनिट वेक्टर्स भी इसी तरह हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। अब देखें किस तरह, ए एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी एक्स से, तो आंसर क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स, तो आ गया ए एक्स बी एक्स। फिर प्लस साइन, ए वाई को बी वाई से करें तो ए वाई बी वाई, ए जेड को बी जेड से करें ए जेड बी जेड। अब सोच रहे होंगे कि आई और आई को भी तो किया था मल्टीप्लाई, तो आपके पास प्रॉपर्टी थी जो इससे पहले हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं यूनिट वेक्टर की, कि सेम यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो आई को जब ए एक्स को बी एक्स से किया है तो जाहिर सी बात है आई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ और आंसर क्या आया, इक्वल्स टू 1। तो बस हमने 1 नहीं लिखा, ए एक्स बी एक्स लिख दिया। इसी तरह जे को जे से किया तो आंसर 1 आया, वो नहीं लिखा। के को के यूनिट वेक्टर से किया तो आंसर अगेन क्या आया, 1, तो वो यहाँ पर नहीं लिखा। यहाँ पे मैंने वैसे मेंशन कर दिया कि आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 होता है, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1 होता है और के डॉट के इक्वल्स टू 1 है। तो इस तरह हमें पता चला कि ए डॉट बी हम इस तरह से लेते हैं, जब भी आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि उनका डॉट प्रोडक्ट लें या स्केलर प्रोडक्ट लें, तो आपने एक्स कंपोनेंट को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, वाई को वाई से और जेड को जेड से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह आपके पास एक आंसर आ जाएगी। तो हमने जनरल बात की है, यहाँ पर आपको नंबर्स की फॉर्म में मतलब वैल्यूज दी गई होंगी, उनको हम एग्जाम्पल्स में डिस्कस करेंगे आगे। अब आपको पता है कि ए डॉट बी इक्वल होता है ए डॉट बी, ये आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट आपने इस तरह से लेना है, ये आपका आंसर है। लेकिन अगर आपसे कहें कि इन्हीं दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल भी बताएं, ये तो आपने इनका प्रोडक्ट ले लिया, यहां तक ए डॉट बी आ गया। अगर आपसे कहें टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तब आप क्या करेंगे, तब आपने क्या करना है, आपको पता है जिन दो वेक्टर्स के दरमियान वो आपसे कहें ना एंगल फाइंड करें, तो आपने उनको पहले ओपन कर लेना है। जैसे ए और बी है तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये फॉर्मूला लगा दिया, हमें पता था स्केलर प्रोडक्ट का यही फॉर्मूला है। उसके बाद हमें निकालना क्या था, इन दोनों के दरमियान एंगल। तो एंगल आपके पास कॉस थीटा, ठीक है, इसको सेपरेट करना है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ए बी, यहाँ पर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वहाँ ए डॉट बी से क्या होंगे, डिवाइड। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, वहाँ पर हमने इनको कहाँ लिख दिया, इधर डिवाइड में। तो ए डॉट बी एज इट इज और डिवाइड में इनके मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, जबकि कॉस थीटा को हमने यहाँ पर सेपरेट कर लिया क्योंकि हमें थीटा ही तो फाइंड करना था एंगल, ठीक है। अब आपको पता है ए डॉट बी किसके बराबर है, आप निकाल लेंगे, वैसे हमने ऊपर निकाल लिया है, ए डॉट बी इसके बराबर है। तो ए डॉट बी की जगह आपने वो वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एज इट इज लिख दिया, इक्वल्स टू कॉस थीटा। जब आपने थीटा फाइंड करना है तो कॉस जो है दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। तो थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स और अंदर ब्रैकेट में ये सारी वैल्यू, ठीक है। फिलहाल तो हम जनरल बात कर रहे हैं ना, जैसे ही जब आपको वैल्यूज वगैरह मिलेंगी तो वहाँ पर मैं ये सारा जो है आपको वापस सॉल्व करवाऊंगी, तो आपको ये और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन बुक में जिस तरह से बताया गया था एग्जैक्ट मैंने वो चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।